मुकेश अंबानी ने जब जियो शुरू करने की सोची तो किसी को यकीन नहीं था कि वो इतने सक्सेसफुल। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में थी, इंडियन भी थी और विदेशी भी थी। वोडाफोन भी था, एयरटेल भी था, टाटा भी थी और बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से सर्विस दे रही थी। लेकिन अंबानी के पास एक प्लान था। उन्होंने सबसे पहले पूरा नेटवर्क खड़ा किया, एक भी कॉल इधर से उधर नहीं गई। उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया और जब लॉन्च किया तो 3 महीने तक सब फ्री कर दिया। लोग खींचे चले आए। आज जियो भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है टेलीकॉम की। वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो चुकी है, बाकी सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं एयरटेल और बीएसएनएल को छोड़ करके। एयरटेल बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और बीएसएनएल तो भाई साहब नहीं लगेगा। तो अंबानी ने ये सब कैसे किया? अंबानी की एक प्लानिंग थी, लेकिन रिस्क लेकर के भी उन्होंने इस प्लानिंग को आगे बढ़ाया। और बाद में वो जो 1.5 लाख करोड़ एक बार में उन्होंने उधार लिया था ना, चुका दिया। 10% बेचा गूगल वालों को, 10% बेचा फेसबुक वालों को, खत्म। और कल परसों की ये न्यूज है कि जियो फाइनेंशियल भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के अब वो फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना मार्क बनाएंगे। एक क्लियर प्लान था अंबानी के दिमाग में। और वैसे ही आपको अगर यूपीपीसीएस या कोई भी पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है तो एक प्लान बहुत जरूरी है। और ये 7 स्टेप प्लान आपको हेल्प करेगा डेली इंप्रूव करने में। और डेली इंप्रूवमेंट का मतलब इन 1 ईयर यू विल बी सो मच बेटर देन व्हाट यू आर टुडे। तो प्लान को फॉलो करो, ट्रस्ट द प्लान, उससे भटकना नहीं है। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी आप अगली बार का पीसीएस का प्री एग्जाम जरूर निकालेंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप 1। प्लान का स्टेप 1 है सिलेबस। एंड सिलेबस इज लाइक अ रूट मैप टू योर एग्जाम। तो वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस की कॉपी प्रिंट कर लो। डजेंट मैटर आप किस स्टेज पे प्रिपरेशन के हैं, आपने भी शुरू किया है या आपको 2 साल प्रिपेयर करते हुए हो गए हैं। अगर आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। सिलेबस को प्रिंट कीजिए और जहां भी पढ़ते हैं टेबल पे अपने आसपास चिपका करके पीछे आगे जहां भी है उसको रखिए। नहीं तो उसका स्टैपल्ड कॉपी हमेशा अपने हाथ के पास रखिए। क्यों? ताकि रोज आप उसे देख सकें, उसके दर्शन करके आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आपकी कमी बची हुई है, क्या आपको और कंप्लीट करना है। और एक बार आपने जो कंप्लीट कर लिया उस पर मार्क कर देंगे और ये सेटिस्फैक्शन देता है कि मेरा एक पोर्शन खत्म हो गया है। और एग्जाम के पहले जब लोगों को चिंता होती है ना, डर लगता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उस समय पे वो जो सिलेबस की कॉपी होगी वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, एग्जाम मेरा क्लियर हो करके रहेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है, एक बुक लिस्ट ले लेनी है। ध्यान देना, ये बुक लिस्ट में मैं वो बुक्स बताऊंगा जो आपको प्री और मेंस दोनों के काम आएंगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि प्री और मेंस के बीच में 3-4 महीनों का गैप होता है और उस गैप में मेंस का सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है? तो जो आपने प्री में पढ़ा है उसी को थोड़ा बहुत उसी के आसपास आपकी मेंस की तैयारी घूमती है, क्योंकि सिलेबस भी लगभग सेम है। मतलब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो सिलेबस प्री और मेंस का कोई बहुत डिफरेंस नहीं और दोनों की तैयारी साथ साथ करते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। बस उसके इवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है और उसके मॉक टेस्ट में डिफरेंस होता है। तो ये बुक लिस्ट ध्यान से देखिएगा, प्री और मेंस दोनों के काम में आएगी। और ये बुक्स आपके पास अगर नहीं है तो परचेस करके अभी रख लीजिए। शुरू करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर से। हिस्ट्री एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज। प्री में या मेंस में, दोनों में ही एंशियंट और मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? मैंने क्या बोला? एंशियंट एंड मिडिवल के लिए। क्यों? क्योंकि एंशियंट मिडिवल इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, ना प्री में ना मेंस में, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है? और उसके लिए एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, उतना पढ़ लिया तो बहुत है। तो प्री के लिए अगर बात करें, आर एस शर्मा जो पुरानी एनसीईआरटी थी अभी भी प्रिंट में है, दूसरे कोई पब्लिकेशन निकालते हैं, और सतीश चंद्रा, ये दोनों बुक्स आप रख लीजिए, बहुत काम आएंगी। अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए अपने एग्जाम में रेगुलरली मिल जाएंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है प्री एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा बिपन चंद्रा।
कोई बात नहीं, वो मेंस के टाइम पे पढ़ना। प्री में लेकिन कम से कम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फैक्ट हैवी है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें। और मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत अच्छी बुक है, राजीव अहीर की लिखी हुई बुक है, उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, अगर आप उस बुक के पीछे देखोगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, प्री एग्जाम में। तो इसको आपको जरूर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड एनसीईआरटी लेनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए। देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत मोटी बुक दिखाई जाती है, नितिन सिंघानिया। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर के पहली बात तो इतने क्वेश्चन आते नहीं है कि इतना ध्यान दिया जाए, तो जितना ध्यान देना है तुम एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की बुक आती है 11th क्लास की, वो पढ़ लो, पीडीएफ निकाल लो, उसी से पढ़ लो। और थोड़ा बहुत नितिन सिंघानिया के ना एक दो चैप्टर है डांस म्यूजिक वगैरह के, वो अगर देख लोगे, या मार्शल आर्ट के, उसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैं बोलूं, मैंने कभी कल्चर की प्रिपरेशन करी ही नहीं, और कभी भी मेरा प्री आज तक नहीं रुका है, यूपीएससी में या किसी भी पीसीएस एग्जाम में। अब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात करें तो 11th और 12th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पीसीएस ही नहीं, अगर आपको यूपीएससी का भी प्री निकालना है तो ये दो जो चार एनसीईआरटी है ना 11th और 12th की, आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको फिर भी बहुत पढ़ने का मन हो तो आप गोह चेंग लियोंग नाम की किताब आती है, सर्टिफिकेट ज्योग्राफी, वो आप पढ़ सकते हो। मतलब गोह चेंग लियोंग उसके ऑथर का नाम है, तो वो इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है कि नहीं मुझे पता नहीं। 11th-12th की एनसीईआरटीज तो हिंदी में भी आती है, लेकिन उसमें भी वही सब कवर्ड है जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज में, उससे अलग कुछ नहीं है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छी किताब है। और इन्वायरमेंट के लिए आप कर सकते हैं शंकर आईएएस। तो शंकर आईएएस बहुत जाना माना नाम है इन्वायरमेंट के लिए। थोड़ी मोटी है वो किताब, लेकिन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट का पोर्शन धीरे 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 आपके प्री में बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि मोर देन 10% ऑफ योर एग्जाम इज प्री एग्जाम, जो आपका जिससे मेरिट बनती है पेपर 1, शंकर आईएएस से आपको मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा, या हो सकता है एक दो क्वेश्चन उसमें आपको मिल सकते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। पॉलिटी के लिए सबको पता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है लक्ष्मीकांत, और उसके बगल में मैंने एक और नाम लिख दिया है श्रीराम। हुआ क्या, एक दो साल पहले एक नई किताब आई है श्रीराम, एस श्रीराम जो है पियर्सन पब्लिकेशन ने निकाली है। मुझे लगता है ये लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब है, उसमें लक्ष्मीकांत से ज्यादा मटेरियल है, उससे अच्छी तरीके से बताया गया है। लेकिन लक्ष्मीकांत भी कोई बुरी किताब नहीं है, मैंने खुद लक्ष्मीकांत 50 बार पढ़ी होगी, मेरे पास एकदम चिथड़े होकर के वो लक्ष्मीकांत रखी हुई, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ ली है। ठीक है, तो आप जो भी आपके पास में, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत पढ़ते रहिए। अगर शुरू नहीं करी है तो श्रीराम ले सकते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा, ले लो, अच्छी किताब है। इकोनॉमी के लिए 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th की इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो किताबें पर्याप्त हैं आपके बेसिक्स बनाने के लिए। इसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स करना है। हालांकि ये 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स कई बार समझने में आपको कष्ट होगा, तो किसी न किसी मेंटोर से, टीचर से, फ्रेंड से आपको समझनी पड़ेगी वैसे ही। लेकिन 11th की इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ईजी किताब है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। आपको बस डेटा जो है अपडेट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाले इतनी जल्दी डेटा अपडेट करते नहीं है। तो इसके अलावा जो बजट इकोनॉमिक सर्वे चलता रहता है वो अलग चीज है। साइंस के लिए एक किताब आती है लूसेंट, स्पेसिफिकली यूपी में ध्यान दिया जाता है बायोलॉजी पे। तो लूसेंट की जीएस में ना साइंस का सेक्शन उठाना, मेरे ख्याल से 60 एक पेज होंगे उसमें। उन पेजेस को एक बार पढ़ लेना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो वो एक दो बार पढ़ करके ही आपको ध्यान में आ जाएंगे, बचपन में जो पढ़ा हुआ था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ज्यादा रिवीजन करेंगे तो दिमाग में चीजें रह जाएंगी। यूपी के लिए कोई भी बुक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहली बात तो प्री में, मतलब 5-10 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने तो कभी देखे नहीं। अगर पूछा भी जाता है तो इतना टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यूपी की कोई भी बुक उठाओगे चलेगा। परीक्षा वाणी, हाँ क्यों नहीं, ले लो भैया। कोई दूसरी मिल रही हो अरिहंत वगैरह, वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर्स इसका अच्छा खासा पोर्शन आने लगा है। इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स ना हाल के सालों में काफी ऊपर चले गए। करंट अफेयर्स के लिए आपको कंपाइलेशंस करने चाहिए। अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर्स वैसा नहीं आता जैसा किसी, मतलब
आज कोई कहता है ना कि भाई यूपी का जो यूपीएससी जैसा हो गया, नहीं भैया यूपीएससी ऐसा नहीं हुआ। यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट बॉल गेम। देखा पेपर यूपीएससी का पिछले साल का? यूपी से बहुत अलग लेवल का पेपर है, बहुत ऊपर के लेवल का पेपर है, तो वैसा नहीं आता है। और यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें करने के लिए आप सिंपली किसी का भी कंपाइलेशन उठा लो। मंथली कंपाइलेशन आते हैं ना, इनसाइट का आता है, विजन का आता है, दृष्टि का आता है, जिसका मन हो उसका उठाओ और उससे पढ़ लो। इसके अलावा छोटू मोटू कई सारे टॉपिक्स होते हैं, आप वो नेट से देख करके या इधर उधर से कर सकते हैं। उनके लिए बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुक नहीं खरीदता, सिक्योरिटी के लिए कोई बुक नहीं खरीदता, ठीक है, वो जरूरत भी नहीं है। आराम से कहीं भी नेट पे सर्च करोगे उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब आती है बात पेपर 2 की। तो पेपर 2 में बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैं कहूंगा कि 50% से ऊपर लोगों ने कभी पेपर 2 की तैयारी नहीं करी होगी और उन्हें कभी उसमें दिक्कत हुई भी नहीं। कुछ लोगों को दिक्कत हालांकि होती है, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने 3 किताबें बता रखी हैं। किताबें क्या, एक्चुअली ऑथर्स के नाम है। मैथ्स और रीजनिंग, यूपी में अगर यूपी स्पेसिफिक बात करूं तो 100 में से 60 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, मैथ्स की भी रीजनिंग की भी, वो ले लीजिए, पर्याप्त है। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। खाली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश की बुक आती है नॉर्मन लुइस की। अब इंग्लिश में ना 15 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। लेकिन वर्ड पावर मेड इजी नाम की बुक आती है, आपके जो उसमें वोकैबुलरी रिलेटेड शब्द होते हैं वो आपके नॉर्मन लुइस से कवर हो जाएंगे। हिंदी के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं। आप हरदेव बाहरी नाम की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, प्री ही नहीं मेंस में भी काम आएगी, वो ले लीजिए, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे बढ़े तीसरे कदम पे, स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव स्टडी। और इस पे हम थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से किया जाए। दूसरा, टाइम टेबल और स्टडी प्लान कैसे बनाना है, क्या होना है। तीसरा, कंसंट्रेशन नहीं होता। सबसे बड़ी शिकायत मेरे पास आती है, भाई साहब हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता सर, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और चौथा, नोट्स कैसे बनाएं। ये तीसरा और चौथा जो है बहुत ज्यादा मेरे पास में आते हैं क्वेरीज। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। जो पहली दो है ना वो आपकी सिचुएशनल इश्यूज है, टाइम मैनेजमेंट का और स्टडी प्लान का इश्यू। तो ये डिपेंड करेगा कि आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। आप जीरो लेवल पे हैं यानी तैयारी अभी शुरू कर रही है, बाबा लेवल पहुंच गए, आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए, दोनों पे टाइम मैनेजमेंट आपका अलग तरीके से होगा। आप कितनी तेजी से चीजों को लर्न कर लेते हैं, ठीक है, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, कितनी तेजी से करते हैं, और डेली कितने घंटे आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी हो, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, इसमें केवल मेरा एक सजेशन है। अगर आप दिन में 4 घंटे निकालते हैं तो 4 ही रखिए, 4 ही घंटा पढ़िए। हो सकता है भाई आप सुबह से शाम तक काम करते हो, रात को आपके पास 4 घंटे 6 से 10 निकलते हो, कई लोग ऐसे भी तैयारी करते हैं। वो 4 घंटे लेकिन पूरे मनोयोग से आप दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में दीजिए। मैं ये कहता हूं कि 4 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना, आपके पास प्री के लिए इतना टाइम है, आपका प्री निकल जाएगा। अगर आप 12 घंटे देते हो तो 12 घंटे तो मैं खैर कहूंगा भी नहीं किसी को पढ़ने के लिए, 7-8 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, उससे ऊपर आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो लेकिन जो भी हो वो कांस्टेंट रहे, वो 4 घंटे आप रोज दो। ऐसा नहीं कि संडे को एक दिन मैंने बैठ करके आज 12 घंटे पढ़ लिया और अगले 4 दिन मैंने 2-2 घंटे ही पढ़ा, नहीं। जब आप रेगुलरली टाइम देते हो ना तो आपका माइंड सेट वैसे ही बन जाता है कि मैं उस समय पे पढ़ाई का टाइम है, उस समय पे कोई और ना आए, कोई और काम ना हो। दूसरा, स्टडी प्लान। अब इसमें पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए जो आपने स्टेप 1 में प्रिंट आउट करके रखा था। तो कॉपी और पेन लो, बैठो, और अलग अलग जो मैंने पीछे बताए थे ना सब्जेक्ट के नाम की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, इनको लिखो और देखो कि आपके पास में घंटे कितने हैं, एग्जाम तक कितने दिन है, और कितने दिन आप इसको दे सकते हो। मान लो, अब ये मैं मान के चल सकता हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता, आप एकदम नए नवेले हो, तो आप किसी मेंटोर की या किसी दोस्त की हेल्प लो कि भैया मेरे लिए स्टडी प्लान बना के बता दे कि मेरे को कितनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, कितनी ज्योग्राफी, कितनी इकोनॉमी। और किताबें आपके पास हैं, उनकी मोटाई देख करके थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन एक बार जो आपने स्टडी प्लान बना लिया तो उससे डेविएट मत होना कि बीच में चलो मौसा के चाचा के लड़के की शादी है तो मैं 4 दिन वहां घूम के आता हूँ, नहीं। आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। टिक टू योर स्टडी प्लान। और मैं ये कहूंगा, मान लो आप फॉलो नहीं कर पाते हो,
तो अपने आप को ये मत कहना कि मैं तो बहुत ही घटिया आदमी हूं, और अगले दिन भी ग्लानी में, गिल्ट में पढ़ना मत छोड़ देना। इवन इफ यू आर 50% सक्सेसफुल, यू हैव सम सक्सेस। मैं तो ये बोलूंगा 10% भी सक्सेसफुल हो, किसी किसी दिन हो जाता है, मन नहीं होता पढ़ने का, यू आर ए सक्सेस। यू आर नॉट अ लूजर, नॉट अ फेलियर। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टडी प्लान बनाओ और जितना हो सके उसको फॉलो करो। और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने जो भी स्टडी प्लान बनाया उसका 50-60% भी फॉलो कर लिया, तुम्हें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बड़ा इश्यू है, सोशल मीडिया के बाद सबसे बड़ा इश्यू बन चुका है। तो सोशल मीडिया हो, यार दोस्त हो, या कोई खास दोस्त हो, ये कंसंट्रेशन के लिए सबसे बड़े बाधक हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने खास दोस्त को आप छोड़ दें, यार दोस्तों से मिलना छोड़ दें, सोशल मीडिया छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनको रेस्ट्रिक्ट करें। जैसा मैंने बोला ना कि पहले आपने एक वो बना रखा है कि मेरा ये स्टडी का टाइम है, तो उस टाइम के अलावा बाकी लोगों उस टाइम के अलावा बाकी लोगों को आप समय दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम में आप किसी को समय ना दें। उस पर्टिकुलर टाइम वो आपकी स्टडी के लिए है, और वो सेक्रेट टाइम है, उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया खैर हो सके तो छोड़ दें, बाकी दोस्तों की बहुत आवश्यकता जीवन में होती है। तो मित्र जरूर आपके जीवन में होने चाहिए, विशेष मित्र भी होने चाहिए, और उनके लिए लेकिन एक कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, तो बाउंड्रीज आप मेंटेन करें। कंसंट्रेशन कई लोगों का बनता ही नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो उसका एक कारण यह है कि आपका रूटीन खराब है। आप सुबह 11 बजे सो करके उठते हो, तो उसके बाद पढ़ने का मन कैसे करेगा? तो अपना रूटीन ठीक कीजिए कि सुबह सही टाइम से उठिए, सही टाइम पे सोइए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप जब रूटीन बना लेते हैं तो आपका जो रूटीन फॉलो करना है वो बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी चीज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड नॉर्मल एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में, और आप थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं। योगा करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको प्राणायाम कहा जाता है, अभी हार्वर्ड में एक स्टडी आई और हार्वर्ड वालों ने बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा करने से कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। तो ये चीज ऐसे ही नहीं है, स्यूडो साइंस नहीं है, ये साइंस है। भारत की दुनिया को देन है, तो भारत के लोगों को कम से कम इसे अपनाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो पहली चीज, इसीलिए मैंने आपको बुक्स वो बताई हैं जो प्री और मेंस दोनों के काम आ जाएं। तो पहली चीज ये है कि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि वो रिवीजन के काम आएंगे। बुक्स के अकॉर्डिंग बनाइए, जो बुक्स आपके पास है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। मार्केट से नोट्स आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। लेटर से अभी प्री के एग्जाम में 1 महीना बचा हो या 2 महीना बचा हो, तो कहाँ से नोट्स बनाओगे? परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नोट्स जरूर बना लेना। ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए, मैं कहूंगा कैसे भी बना लो। ऑनलाइन बनाते हो तो एवर नोट नाम का एक वेबसाइट है, या वन नोट है माइक्रोसॉफ्ट का, इन दोनों में से कहीं भी बना लेना। मैंने इस पे बनाए, मेरे 10 साल पुराने नोट्स भी सुरक्षित रखे हुए, ठीक। और मैं कहीं भी एक्सेस कर लेता हूँ इस कंप्यूटर पे। 10 साल पहले मेरे पास कोई और कंप्यूटर था, वहां पर भी एक्सेस हो जाता था। तो वो एक अच्छी चीज है, क्लाउड पे रहती है सेफ। अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हो तो ऑफलाइन मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आपको एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में ट्राई करना नोट्स बनाने का। यहाँ 70% लिखा है, इस एरिया में आप नोट्स बनाएं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर लिखें। यहाँ पे आप उसके मोटे मोटे जो, बाकी उसकी समरी कह सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या जो हेडिंग कह सकते हो वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। ताकि एक इंडेक्स जैसा बन जाए, साइड में पढ़ करके आपको पता चल जाए कि इसकी कॉपी में लिखा क्या है। और नीचे ये 5-7 लाइन इसलिए छोड़नी है क्योंकि कल की डेट में इनमें आपको कभी एडिशन करना पड़ सकता है। तो जब एडिशन करना पड़े तो आपको परेशानी ना हो कि यार अगले पेज पे तो कुछ और लिखा है, कहाँ पे बनाऊं। तो नोट इस तरीके से बनाना कि उसको फ्यूचर में अपडेट कर सको। ऑनलाइन के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफलाइन बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि फ्यूचर में अपडेशन के लिए उसमें गुंजाइश रहे। तो नीचे 5-7 लाइन कॉपी में जरूर छोड़ देना, और साइड में हेडिंग लिख देना, ताकि पता रहे कि कहाँ पे क्या है। ट्राई करना, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पतली पतली कॉपियां बना लो। स्टेप 4 है रिवीजन, और ये आपके स्टडी पार्ट जो प्लान है उसका पार्ट होना चाहिए। हो सकता है संडे को आपने छुट्टी रखी हो, घूमने जाना, अच्छी बात है, सैटरडे को रिवीजन कर लो, ठीक।
और रिवीजन के लिए पहली चीज है कि आपको चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ चीजों को तुरंत रिवीजन की जरूरत नहीं होती, उनको एग्जाम के पहले रिवाइज करना ठीक रहता है। जैसे डेटा, अब सेंसस रिलेटेड डेटा है उत्तर प्रदेश का, बार बार रिवाइज करके करोगे क्या? एग्जाम के एक दिन पहले रट लेना, एग्जाम के बाद भूल जाओ, क्या करना उसका। या करंट अफेयर्स का कुछ कई बार डेटा होता है, करंट अफेयर्स की बाकी चीजें होती हैं, तो एग्जाम के एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़ लो, बहुत है, पीसीएस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बजट, ये भी आप एग्जाम से पहले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा बहुत सारा डेटा हैवी जो पोर्शन होता है ना, उसके एग्जाम के पहले कर लोगे तो ठीक है। अब कितना याद रहेगा कि राफेल नडाल ने कौन सा जो है ओपन जीता था और किसमें हार गया था और किससे हार गया था? एग्जाम के 4-5 दिन पहले पढ़ोगे, याद रहेगा, एग्जाम में कर आओगे। तो इस तरीके से देखना। दूसरा क्या होता है कि कुछ चीजें रेगुलर इंटरवल्स पे आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेंगी आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। अभी आपको चाहे 1 अटेम्प्ट देने हो या 3 अटेम्प्ट देने हो, रेगुलर इंटरवल पे उसको जरूर करना। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे कि आर्टिकल लेटेस्ट से 72 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 51A में क्या दे रखा है, रिवाइज नहीं करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इंटरवल्स पे करो। अगर आज तुमने पढ़ लिया तो हफ्ते भर बात करो या महीने भर बात करो, लेकिन वो स्टडी प्लान में लिख लेना कि भैया इस दिन में ये जो 20 दिन का पढ़ा हुआ है ये रिवाइज कर लूंगा, एक बार नोट्स अपने गो थ्रू कर लूंगा। फिर आया करंट अफेयर्स। इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, मैंने पहले ही बता दिया था, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अच्छी बात यह है कि ये 1 साल से ज़्यादा पुराना पूछते नहीं है और यूपीएससी के लेवल का पूछते नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे आप शिथिल हो सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं करंट अफेयर्स के लेवल पे। आप इसको मंथली कंपाइलेशन से कर सकते हो, मंथ में एक बार देख लिया बहुत है, एक दिन में मंथली कंपाइलेशन कर लो, उसके बाद फिर एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना। मंथली कंपाइलेशन के प्रिंट आउट निकाल लेना, ऐसा नहीं कि कंजूसी करो और पीडीएफ पे ही पढ़ते रहो। प्रिंट आउट निकालोगे तो उसी पे आप जो भी अंडरलाइन या जो भी करोगे उससे आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करने में आसानी होगी। अगर आपने पीडीएफ पे ही पढ़ा है तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ खो जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल, वैसे मैं कहूंगा सब कुछ 6 महीने के अंदर का ही पूछा जाता है यूपीपीसी। 6-7 महीने से पुराना कुछ आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 6 है मॉक टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मॉक टेस्ट लगा सको उतने लगाओ। लेटेस्ट से तुमको 2024 में अटेम्प्ट देना है और अभी मान लो तुम्हारे पास में 6-7 महीने बचे हैं। हर महीने के कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि जब तक तुम्हारा एग्जाम पास में आए तुम 41 मॉक टेस्ट लगा चुके हो। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे सामने आएंगे। और यही नहीं, जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं, अब आता है ना वो पूर्वावलोकन वगैरह जो कुछ भी आता है, सब उसको पकड़ो, पुराने क्वेश्चंस गो थ्रू करो और पुराने क्वेश्चन सारे लगाना चालू कर दो। पुराने क्वेश्चन तो सारे आने चाहिए। और मॉक टेस्ट में क्या होता है, कई बार जो कोचिंग्स होती हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाती हैं जो आपके एग्जाम में एक्चुअल आ सकते हैं, तो उसको तो आपको छोड़ना है ही नहीं। नोटिफिकेशन का वेट मत करना कभी मॉक टेस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे बैठे हुए होते हैं, सर नोटिफिकेशन आना दीजिए फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। बेटा कितने मॉक टेस्ट लगा लोगे नोटिफिकेशन के बाद में, समय ही नहीं मिलेगा। तो जितना समय है उसका सदुपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और भी अच्छा हो अगर आपके मॉक टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड हो। एनसीईआरटी बेस्ड हमारे पास में 10,000 क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर आपको वो मॉक टेस्ट लगाने हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां पे कहीं पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का जब सॉल्यूशन हो जाए, एक तो ध्यान देना मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन ना डिटेल सॉल्यूशन हो, तो डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखो और डिस्कस करो अपने मेंटोर से या फ्रेंड से कि यहाँ पे कहाँ गलती रह गई। वो आपको बताएगा कि किस एरिया में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, किस पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और लास्ट सीढ़ी, मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी, है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये तीनों अच्छी होनी चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप चाहे वॉक पे जाया करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ऐसे कमरे में बैठे अच्छा खाना खाएं, ऐसे कमरे में बैठे जहां पे आपको अच्छी हवा मिले। मेंटल हेल्थ के लिए बेशक अपने दोस्तों से लगातार बात करें, अपने घर पे रोज बात कर लें, जो कुछ भी कर सकते हैं।
इमोशनल हेल्थ के लिए आप ज़रूर अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से लगातार संपर्क में रहें, अकेलेपन का शिकार ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें और प्रेशर में आना बहुत नेचुरल बात है। अगर आप यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप प्रेशर में रहोगे, आप सोचोगे यार कब मेरे घर वाले कह देंगे कि मैं सपोर्ट करना बंद कर दूं। अगर आप जॉब में नहीं हैं, या फिर जॉब में हैं तो यार कब तक मैं लगा रहूंगा, अब मैं धीरे धीरे मेरी एज भी हो रही है। लेकिन इस चीज को डिफीट करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस जितना फिजिकल और मेंटल एफर्ट लेता है, उतना ही इमोशनल एफर्ट भी लेता है। So you have to be emotionally strong to clear this exam. So this was our seventh and last step. Again, my guarantee, if you do these 7 steps, I can guarantee कि आप प्री एग्जाम निकालोगे। और कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है, we are there to help you out. Just contact us. Thank you very much. Please do like, subscribe this channel and comment how we can help you. How did you find this video? Thank you. Bye bye.